नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एमए प्रीवियस होम साइंस का सिलेबस डिस्कस करूँगी। पेपर सेकंड का नाम है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। एमए होम साइंस प्रीवियस का सेकंड पेपर ये सामान्यतः सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में चलता है। पेपर सेकंड का नाम है बच्चों एडवांस्ड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 की, मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्रबंध को हम एक धारणा के आधार पर मानते हैं, इसकी परिभाषा, क्षेत्र और विशेषताएं। मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रबंधकीय कार्य। सिस्टम अप्रोच टू फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रणाली तंत्र, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का प्रणाली तंत्र। हाउसिंग, इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल फॉर रूरल एंड अर्बन हाउसिंग। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, बाइंग बिल्डिंग अ हाउस। एक घर को बनाने में किस प्रकार से हम मितव्ययता रख सकते हैं, स्पेशली उस समय जबकि घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस बारे में ये वीडियो है। ये वाला पॉइंट है बाइंग बिल्डिंग अ हाउस। घर को जब खरीदा जाता है या फिर घर बनाया जाता है, दोनों ही प्रकार से या कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तीनों ही चीज़ों में। बच्चे यहाँ 3 चीज़ हो गई, कंस्ट्रक्ट करवाना, खरीदना, और कई बार ऐसा भी होता है बच्चों की कंस्ट्रक्टेड हाउस आप खरीदते हैं लेकिन उसमें अपनी तरफ से रो हाउसेस होते हैं, आपको कई कार्य करवाने होते हैं। तो इन तीनों में किस प्रकार आप मितव्ययता रख सकते हैं, ये हमने बात की बच्चों इकाई 1 के बारे में। इकाई 2 यूनिट 2 कंज्यूमर मूवमेंट, यानी कि उपभोक्ता आंदोलन। ऑरिजिन एंड ग्रोथ, कहाँ से इसका उद्भव हुआ और किस प्रकार से ये उपभोक्ता आंदोलन की वृद्धि हुई। फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स, दर्शन क्या है उपभोक्ता आंदोलन का एवं इसके उद्देश्य। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब, किस प्रकार, कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार आगे बढ़ा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। 4th पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ओपिनियन, राय, लीडरशिप, नेतृत्व, ग्रुप इन्फ्लुएंस यानी समूह का प्रभाव, सोशल क्लास एंड कल्चर, सामाजिक वर्ग एवं संस्कृति, कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन यानी कि उपभोक्ता असंतुष्टि। फिर आता है मार्केट स्ट्रेटजीज इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि बच्चों उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाजार की नीतियाँ, इस बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गाइडलाइंस फॉर वाइज परचेजिंग प्रैक्टिस। बुद्धिमत्ता पूर्वक जो खरीदारी होती है उसके लिए क्या मार्गदर्शिका हो सकती है, किस प्रकार से एक कंज्यूमर अच्छे से खरीदारी कर सकता है जिसमें कि उसके साथ चीटिंग नहीं हो, किसी प्रकार की कोई जालसाजी नहीं हो, उसके पैसों का नुकसान नहीं हो, शारीरिक मानसिक रूप से वो परेशान नहीं हो। ये गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट है हमारा रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। उपभोक्ता की जो शिकायतें हैं उनके लिए किस प्रकार से रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है और
उन ग्रीवेंसेस के लिए वर्बल एंड रिटन कंप्लेंट यानी कि शिकायत मौखिक रूप से और लिखित रूप से किस प्रकार की जा सकती है। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, शिकायत को दर्ज करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है। मीडिया कनेक्टेड सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज लिटिगेशन, ये यूनिट सेकंड का लास्ट पॉइंट है। अब बात करते हैं बच्चों हम थर्ड यूनिट की। यूनिट थर्ड, अर्गोनोमिक्स। बच्चों, अर्गोनोमिक्स में हम पढ़ते हैं एक तरह से कि आप इसको समझें कि ये आपके लिए नई चीज़ है, इसको मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अर्गोनोमिक्स जिसे हम कह सकते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं। हिंदी में हम इसे श्रम दक्षता शास्त्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मेन मशीन रिलेशनशिप। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बच्चों हम बात करें तो मेन मशीन रिलेशनशिप यानी कि व्यक्ति जिस वातावरण में और जिन उपकरणों के साथ किस प्रकार से बैठ कर के काम करता है, उपकरण कह लीजिए बच्चों, फर्नीचर कह लीजिए, कि जिसमें बैठ करके, जिस पर बैठ करके या जिनके साथ किसी व्यक्ति को काम करना है, इसकी जो स्टडी होती है बच्चों, उसको हम अर्गोनोमिक्स कहते हैं। बच्चों, बेसिकली ergonomics is the study of how equipment and furniture can be arranged in order that people can do work easily बिना फिजिकल और मेंटल प्रेशर लिए किस तरह से एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसका अध्ययन हम ergonomics में करते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा, ergonomics क्या है, ergonomics का महत्व, इम्पोर्टेंस and scope of ergonomics in home and other occupations। घर में और दूसरे व्यवसायों में ergonomics के क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, चाहे वो घर हो, चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन हो, हर व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करने के लिए जब उपयुक्त वातावरण मिलता है, उपयुक्त वातावरण में उसकी काम करने का जो स्थान है, काम करने के जो उपकरण हैं, उनके बैठने की और उपकरणों की व्यवस्था है, इसके साथ ही फर्नीचर्स हैं, इन सारी चीज़ों का जब व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप, संबंध का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम ergonomics कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड नेचर ऑफ ergonomics एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। बच्चों, ergonomics एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, अंतर विषयक जिसे हम कह सकते हैं, और अप्लाइड नेचर है, यानी कि इसका जो नॉलेज है उसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से किया जा सकता है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने में आसानी हो जाए और कम से कम एफर्ट्स, कम से कम प्रयास, कम से कम थकान और कम समय में ज़्यादा कार्य व्यक्ति कर सके और उसके शरीर और उसके मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़े। कंसिडरेशन ऑफ ergonomics इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आंतरिक सज्जा में हम किस प्रकार से ergonomics का अध्ययन कर सकते हैं। वर्क, वर्कर्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। कार्य, कार्यकर्ता और कार्य करने के वातावरण का जो आपस में बच्चों संबंध होता है, उस संबंध का अध्ययन, क्योंकि बच्चों वर्क, वर्कर, वर्किंग एनवायरनमेंट या वर्क प्लेस, कुछ भी कह लीजिए, कार्य, कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र, तीनों का आपस में संबंध बच्चों सोचा जाए तो तीनों अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इनकी रिलेशनशिप को डिटेल में पढ़ना। किचन एंड स्टोरेज एज इम्पोर्टेंट वर्क एरियाज। यहाँ पे हम किचन और जो स्टोर होता है हमारा और जो स्टोरेज स्पेस है किसी कार्य क्षेत्र की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
स्टडी ऑफ डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़, विभिन्न क्रियाओं में, क्रियाविधियों में किस किस प्रकार के बॉडी पोस्चर यानी शारीरिक मुद्राओं का उपयोग होता है और उसका अर्गोनॉमिक्स में फटीग से, थकान से क्या संबंध है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न क्रियाविधियों में शरीर का शारीरिक मुद्रा किस प्रकार की है और उसका थकान से क्या संबंध है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे कि आप ये सोचते हैं कि आपको लिखना है। अगर आप लिखने का काम एक सही टेबल चेयर पर बैठ कर के करते हैं, जिसमें कि आपकी कोहनी पर, कंधों पर प्रेशर नहीं आ रहा है, आपको ऊपर होकर नहीं लिखना पड़ रहा है, आपको नीचे बहुत पास रख के नहीं लिखना पड़ रहा है, तो वो एक आपके लिए परफेक्ट पोस्चर है, ठीक है। लेकिन यही लिखने का कार्य आपको कहा जाए आप ज़मीन पर बैठ करके लिख लीजिए, तो जो कार्य आप 3 घंटे रेगुलर लिखने का कर सकते हैं, वो आप आधे घंटे में थक जाएंगे और बार बार आपको अपना पोस्चर चेंज करने की ज़रूरत महसूस होगी। क्योंकि ज़मीन पर बैठकर लिखने में कभी आप अपने गोद में रख के लिखेंगे, कभी आप ज़मीन पर लिख के रखेंगे, कभी आप ज़मीन की तरफ झुक करके, लीन डाउन होकर के लिखेंगे। तो इन सब में आपका पोस्चर बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है और काम प्रभावित होता है, क्योंकि काम उस समय में उतना काम नहीं हो सकता जितना कि आपको सही पोस्चर अगर टेबल चेयर पर मिलता है और आप कर लेते हैं। ये बात की बच्चों हमने इकाई 3 की। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 यानी कि इकाई 4, फाइनेंसिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एंटरप्राइजेस। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, उपभोक्ता के काम में लेने के लिए जो सामग्रियां हैं, जो विभिन्न वस्तुएं हैं, और एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, वो उद्योग से रिलेटेड जो फाइनेंस है वो किस प्रकार, कहाँ, कैसे होगा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हमने लिमिट कर रखा है बच्चों हाउसिंग, ऑटोमोबाइल यानी कि आपकी गाड़ियाँ वगैरह, इक्विपमेंट, उपकरण, एजुकेशन, शिक्षा और लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग भी पढ़ेंगे। ये है इकाई 4। अब आती है बच्चों इकाई 5 यानी कि यूनिट 5। 9th पॉइंट है फर्निशिंग मटेरियल। बच्चों जो चीज़ें फर्नीचर के ऊपर, जो लिनन्स जो काम में लिए जाते हैं, जो कपड़े के रूप में, टेक्सटाइल के रूप में जो चीज़ें फर्नीचर के ऊपर काम में ली जाती है, उसको हम फर्निशिंग मटेरियल कहते हैं। फर्निशिंग मटेरियल का पर्पस, कहाँ, क्यों काम में लिया जा रहा है, इस बारे में, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, इस बारे में, चयन, देखभाल, इस बारे में हम पढ़ेंगे। कर्टेंस यानी कि पर्दे, फ्लोर कवरिंग, फर्श बिछावन, बेड लिनन्स, बेड पर काम आने वाले विभिन्न लिनन्स, विंडो ट्रीटमेंट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे खिड़कियों का उपचार, पर्दों के रूप में भी, और अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। 10th पॉइंट आता है हमारा लाइटिंग एंड इंटीरियर्स। आंतरिक सज्जा में प्रकाश, प्रकाश के प्रकार, सिलेक्शन यानी कि चयन, कहाँ कौन सी लाइटिंग की आवश्यकता है, अरेंजमेंट व्यवस्था, प्रबंध किस प्रकार से होगा उसका, डिज़ाइन, फिक्सचर, यूज़ एंड केयर उपयोग एवं देखभाल। तो बच्चों हमने आज एमए प्रीवियस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको ये सिलेबस हिंदी में समझाने की कोशिश की बच्चों, ताकि जो इंग्लिश मीडियम हैं वो स्क्रीन पर देख रहे हैं और मेरे साथ साथ बोलने पर समझ रहे होंगे, और जिनका हिंदी मीडियम है वो भी इसको समझ लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। ये एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर का सिलेबस था, जिसका नाम है एडवांस्ड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एमए होम साइंस का सेकंड पेपर है। धन्यवाद बच्चों।